Very good morning. Today we are joined here with Shri R.K. Hasija. We recently argued a matter before the larger bench of SESTAT. Particularly, the issue involved in this case was the limitation period of SAD refund, which was imposed on importers. तो before we begin, sir, क्या आप हमें please explain कर सकते हैं कि SAD ड्यूटी क्या होती है and वो क्या entail करती है, उसका क्या nature होता है? कि कोई भी इम्पोर्टेड गुड्स को लेवल प्ले फील्ड देने के लिए एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है ताकि जो लोकल डोमेस्टिक सेल्स हैं उनको एट पार लाया जा सके। तो उनको इस कॉन्टेक्स्ट में सेल्स टैक्स के बराबर या वैट के बराबर एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इम्पोज की जाती है, जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन में किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में 4% जो है एडिशनल ड्यूटी विच इज कॉल्ड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और सैड वॉज इम्पोज अंडर नोटिफिकेशन। पर्पज ये है ताकि वो इसको एट पार विद द लोकल गुड्स के साथ लाया जा सके। हाँ, अगर इम्पोर्ट होने के बाद अगर आपने एट द टाइम ऑफ सेल उसके ऊपर सेल्स टैक्स या वैट पे किया हुआ है तो इस ड्यूटी का आप रिफंड ले सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया था नोटिफिकेशन के अंदर कि 4% जो एग्जेम्पशन दी है बाई वे ऑफ रिफंड दी गई है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू हैव पेड द वैट और द सेल्स टैक्स एज द केस मे बी। तो जैसा सर ने समझाया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप पहले SAD या SAD का नेचर समझिए। इसका पॉइंट ये है कि अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है या कोई माल आ रहा है तो वो कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग ना कर पाए, इंडिया का मार्केट ना खराब कर पाए, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स ये ड्यूटी लगाई जाती है। बट अगर आप लेटर ऑन, एज सर पॉइंटेड आउट, अगर आप उसको बेचते हैं तो जो आपने इंपोर्ट के टाइम पे वो SAD ड्यूटी दिया उसका रिफंड मिलता है। तो इसी ड्यूटी का, जैसे सर ने बताया, नोटिफिकेशन के थ्रू एक लिमिटेशन लगाई गई थी कि इस ड्यूटी का अगर आपको रिफंड लेना है तो उसका 1 साल रिफंड है। तो सर ने और GST टैक्सपर्ट्स ने इस केस को जाके आर्ग्यू किया था। तो सर, आपकी अप्रोच क्या थी इस केस को हैंडल करने के लिए? बिकॉज ये मैटर पहले सिंगल मेंबर के पास था एंड देन फिर ये अब लार्जर बेंच में रेफर हो गया, सो वी आर्ग्यूड इट बिफोर द लार्जर बेंच। तो सर, क्या आपकी अप्रोच थी और क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे इसमें? देखिए, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एक टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप जो है इस रिफंड को 1 साल के बाद नहीं ले सकते, मतलब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ओरिजिनल ड्यूटी ऑफ सैड। तो बाई वे अमेंडमेंट ये नोटिफिकेशन में लाया गया। उसके ऊपर डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स थी। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट इन द केस ऑफ सोनी इंडिया was in favor of SSC, saying that the time limitation of 1 year does not apply. On the contrary, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है हमारे अगेंस्ट थी। तो ये हमारे बहुत अच्छा चैलेंज था कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो हमने इसको अपने लीगल पॉइंट के ऊपर बेस के एड्रेस किया गया। तो सर, जैसे आपने बताया कि एक बॉम्बे हाई कोर्ट की कॉन्ट्ररी डिसीजन था हमारे अगेंस्ट, जो वर्क कर रहा था अगेंस्ट इम्पोर्टर्स, तो वो बेसिकली एक चैलेंज हो गया। बट सर, बेसिकली जो कॉन्ट्ररी डिसीजंस हैं, जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं इस डिसीजंस में, उनको हम कैसे नेविगेट किया हमने फॉर आर्ग्यूइंग दिस मैटर? पहली बात तो ये था कि ये बिकॉज ऑफ द 2 different हाई कोर्ट्स इन दिस मैटर, different benches of the tribunal had taken a different view. Because the matter was argued in different benches, डिफरेंट व्यू होने की वजह से चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल ने इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया कि इसको लार्जर बेंच डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंगली इसको फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से लार्जर बेंच को डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक 5 मेंबर बेंच लार्जर बेंच है ऑलरेडी, सेइंग दैट अगर आपके पास हाई कोर्ट की, लोकल हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं है और जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग व्यूज़ दे रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो अप्रोप्रिएट जजमेंट लगे उसको फॉलो कीजिए। हमने ये बात भी बताई थी ट्रिब्यूनल को। इन एनी केस, ट्रिब्यूनल हैज एड्रेस्ड द इशू वेरी वेल एंड डिसाइडेड द मैटर अल्टीमेटली इन फेवर ऑफ द SSC, सेइंग दैट सोनी इंडिया इज द बेटर जजमेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर डज नॉट अप्लाई। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। एंड अगेन, जो सेम डिसीजन हमने उन्हें कहा था कि दिस मैटर कैन ऑल्सो बी हर्ड बाय अ सिंगल बेंच, उसी डिसीजन को उन्होंने यूज करके कहा है कि वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द डिसीजन इन इट, विच इज बिकॉज अल्टीमेटली आर गोल इज कि इम्पोर्टर्स का फायदा हो, इम्पोर्टर्स को अननेसेसरीली परेशान ना होना पड़े। तो लार्जर बेंच का आए, सिंगल बेंच का आए,
एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि ये डिसीजन फेवर में आ गया इम्पोर्टर्स के। सर बट मैं ये समझना चाहूँगा सर कि जैसे हमने सोनी इंडिया वर्सेस CMS इन्फो जो मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसमें सर अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। एक कह रहा है कि 1 ईयर का पीरियड करेक्ट है, एक कह रहा है कि 1 ईयर का पीरियड करेक्ट नहीं है। तो सर उसको कैसे हमने अप्रोच किया और कैसे उसको आर्ग्यू किया, प्लीज़ वो एक बार। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको फॉलो करके ट्रिब्यूनल ने भी जजमेंट दिए। अब ये वो कह रहे थे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट है वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगी कि उस टाइम जो इम्पोर्ट था वो लिमिटेशन जो इंट्रोड्यूस करने के पहले की जजमेंट है, तो इसलिए सोनी इंडिया लागू नहीं होगी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सोनी इंडिया में लिमिटेशन वाली नोटिफिकेशन को भी कंसिडर किया गया और उसके बाद उन्होंने बोला कि लिमिटेशन लागू नहीं होती। तो देयरफॉर सोनी इंडिया इज अ बेटर जजमेंट टू से दैट लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर डज नॉट अप्लाई even after considering the amended notification. प्रिसाइजली एंड सर जैसा आई थिंक ऑर्डर में भी पॉइंटेड आउट है, जो CMS इन्फो का जजमेंट है, डिसीजन है बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, उसमें एक स्पेसिफिक लैकूना ये है कि दे हैव नॉट डिस्कस्ड ऑन द पॉइंट कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं फॉर रिफंड्स विद इन 1 ईयर ऑफ लिमिटेशन, वो आप तभी दे सकते हैं जब एक सब्सिक्वेंट सेल हुई है। एंड उस पर दे हैव डिनाइड गिविंग एनी फाइंडिंग्स बिकॉज दैट वाज नॉट इन द चैलेंज, और वो रिट पिटिशन थी तो चैलेंज का स्कोप लिमिटेड था। वाइल ऑन द अदर हैंड, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय द लार्जर बेंच, सोनी इंडिया में होलिस्टिक व्यू भी लिया गया है और काफ़ी सारे एरियाज को कवर करके डिसीजन दिया गया है। सो according to us also Sony India was correct and the same was argued, same was accepted by larger bench also. तो सर इसके अलावा हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी सर, क्या क्या लीगल पॉइंट्स थे टू हाईलाइट कि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस लिमिटेशन के, एंड कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे ये लिमिटेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई हाईलाइटेड दैट कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकती जो फुलफिल ना हो सके। अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी 1 साल के अंदर गुड्स सेल हो जाए, मार्केट कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो देयरफॉर आई कैन नॉट क्लेम द रिफंड विद इन 1 ईयर इफ आई डोंट सेल द गुड्स। सो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताई गई ट्रिब्यूनल को। सर्टन कंडीशन विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन। सो लार्जर बेंच हैज एग्रीड टू दैट पॉइंट, सेइंग दैट लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई। सर इसमें एक पॉइंट और भी था जो मुझे याद आ रहा है, हमने उस टाइम पे आर्ग्यू किया था कि जो राइट है मेरा एक रिफंड लेने का, वो तभी एग्जिस्ट करेगा या तभी अक्रू करेगा जब मैंने एक सब्सिक्वेंट सेल कर लिया है। तो उस राइट को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड उस राइट के एग्जिस्ट करने से पहले नहीं लगाया जा सकता। प्रिसाइसली लिमिटेशन तभी लगाया जा सकता है जब वो राइट आ जाए। एंड सर एज राइटली हमने वहाँ पे लाइटर नोट में कहा कि आप अपने यार्ड को फेंस कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपके पास यार्ड होना चाहिए। सो अ नोटिफिकेशन कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और कैन इम्पोज कंडीशंस टू अवेल द बेनिफिट, बट उसके लिए पहले बेनिफिट का राइट होना चाहिए। एंड यू कांट प्लेस द कार्ड बिफोर द हॉर्स। बिल्कुल सर, Yes. बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सर ये तो हमारे प्रैक्टिकल एंड लीगल पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा सर आई थिंक हमने एक डिस्कशन किया था सेक्शन 27 से रिलेटेड, बिकॉज सर डिपार्टमेंट का ये आर्ग्यूमेंट था कि ये 1 ईयर का लिमिटेशन, जैसा आपने कहा कि नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा नहीं ये नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये तो सेक्शन 27 प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो देन हमने उन्हें एक सर्कुलर दिखाया कि ये सर्कुलर में बहुत क्लियरली लिखा है कि सेक्शन 27 अप्लाई नहीं करता है टू दिस लिमिटेशन। तो सर इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं कि अगर कोई नोटिफिकेशन और एक सर्कुलर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो क्या चीज़ प्रिवेल करेगी? नहीं, देखिए, अगर सर्कुलर डिपार्टमेंट ने खुद इश्यू किया है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, अनलेस अदरवाइज देयर इज अ कंफ्लिक्टिंग जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। एक डिपार्टमेंट का और सर्कुलर है कि सर्कुलर इज बाइंडिंग। If you see the larger bench in the case of Ratan Melting, all circulars which are not contradictory to any judgment are binding on the department. Therefore, they have to follow that. The department itself says that Section 27 is not applicable in such cases. The question of limitation does not apply. Yes. तो as sir rightly pointed out, एक बार उन्होंने सर्कुलर में ये लिख दिया
कि 27 इप्सो फैक्टो अप्लाई नहीं होता इन दीज केसेस, और हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे 1 साल का लिमिटेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेशन डजंट फ्लो फ्रॉम सेक्शन 27 बट फ्लोज फ्रॉम द नोटिफिकेशन इटसेल्फ, व्हिच एज सर पॉइंटेड आउट एंड आर्ग्यूड कि आप नोटिफिकेशन के थ्रू लिमिटेशन नहीं लगा सकते। तो सर अब हमने जो लीगल पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया। सर इसका आउटकम का इम्प्लीकेशन क्या होगा मूविंग फॉरवर्ड, इम्पोर्टर्स को कैसे बेनिफिट करेगा, या ये होपफुली नुकसान में नहीं जा सकते वो, बट क्या इस पे इम्पैक्ट रहेगा इम्पोर्टर्स के लिए? देखिए, जो जहाँ पे प्रैक्टिकली गुड्स सेल नहीं हो सके या किसी कारण से और रिफंड क्लेम विद इन 1 ईयर फाइल नहीं कर सके, तो उन लोगों के लिए लाजिमन डिसीजन अच्छा रहेगा और इसके बाद उनको रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं अकॉर्डिंगली वो भी डिसाइड हो जाएंगे। हालांकि इसके अंदर एक राइडर है कि जो हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट है उस इलाके में, उस जुरिडिक्शन में ये जजमेंट लागू नहीं होगी। तो जहाँ पे ये हाई कोर्ट हमारी फेवर में है, जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, तो लाजिमन प्रिवेल करेगा और लोगों को बेनिफिट होगा। प्रिसाइजली सर। और सर वी आर वेरी हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें इस बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए, एंड आई एम अवेयर दैट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर, बट हमने कोशिश करी कि हम जितने इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएँ हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर हमसे ये डिस्कस करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, एंड होपफुली ये डिसीजन से काफ़ी लोगों का फायदा होगा। डेफिनेटली थैंक यू।